कोहिस्तान का इलाका है और बहुत सारे जो लोग ये क्लिप सुनते हैं उन्होंने इस इलाके का सुना भी नहीं होता। उस इलाके का जो एक पब्लिक फ़ंड होता है जहाँ पे मुख्तलिफ़ ठेकेदारों की सिक्योरिटी मनी डिपॉज़िट की जाती है, एक्स्ट्रा पैसे डाले जाते हैं जिसके तहत पब्लिक वर्क हो सके, कम्युनिकेशंस में, सीवर में, कई और डिपार्टमेंट्स में। उस पर्टिकुलर फ़ंड एक इलाका जो खैर 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बाइफरकेटेड है, अपर और लोअर कोहिस्तान, और लोअर कोहिस्तान में भी अब फर्दर सब डिवीज़न हो गई है, लेकिन उस एक रीजन में 40 अरब, कितना? 40 अरब रुपए का स्कैम हुआ है। क्या स्कैम हुआ है कि उस अकाउंट के फंड में से 40 अरब रुपए गायब हो गए। उनकी ट्रांजैक्शंस किधर हुई हैं? अनलॉफुल है। प्राइवेट लोगों को बेनिफिट दिया गया है। ये क्लेम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का। अकाउंट नंबर G/10113, ये उस पर्टिकुलर फंड का अकाउंट था। उसके अंदर से ये पैसा गायब है। सन 2019 से लेके आज तक के अकाउंट्स के ऑडिट के अंदर ये डिस्क्रेपेंसी पकड़ी गई है। इस सिचुएशन के अंदर जो टोटल अमाउंट थी वो थी 590 अरब, यानी कि 2019 से लेके 2025 तक ये अकाउंट जो हमने आपको बताया G/10113, इसके अंदर 590 अरब रुपए थे जो स्पेंड होने थे एक इलाके की डेवलपमेंट में, काम पे। उसमें कई सिक्योरिटीज़ होती हैं जो वापस होनी होती हैं। मसाले पे कोई ठेकेदार सरकार से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि सिक्योरिटी जमा कराता है, इट इज़ सपोज टू बी रिटर्न बैक। उस फंड में से 40 अरब रुपया साइफन ऑफ किया गया, निकाल लिया गया। अब मेन अक्यूज्ड कौन है इसमें? जाहिर है ये एक सरकारी डिपार्टमेंट है, इस पर कई ओवरसाइट कमिटीज़ होती हैं, सियासतदान बैठे होते हैं, प्राइवेट ठेकेदार होते हैं। इसमें से जो प्रिंसिपल अक्यूज्ड है वो 2 लोग हैं, मुमताज़ खान और मोहम्मद रियाज। नैब ने इस डिस्क्रेपेंसी के पता होने के बाद, पता चलने के बाद क्विक एक्शन लिया, इन दोनों बंदों को अरेस्ट किया और इनके घरों पे रेड मारी। रेड के दौरान इनके घरों से कैश, सोना, डॉलर, महंगी महंगी गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो इनको लिंक करते थे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ घर, फ्लैट, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की ओनरशिप के साथ। इस सारी सिचुएशन के अंदर नैब ने लगभग 21 अरब रुपए की रिकवरी कर ली। ठीक है, यानी 40 अरब 2019 से 2025 में चोरी हुआ पाकिस्तान की अवाम का, और नैब ने तकरीबन 21 अरब की रिकवरी कर ली क्रैकडाउन के बाद। इसी प्रोसेस के अंदर जो आपका कम्युनिकेशन एंड वर्क्स का डिपार्टमेंट था इलाके का, उसके हेड क्लर्क को अरेस्ट किया जाता है। उसके हेड क्लर्क को जब अरेस्ट किया जाता है तो सिग्नल किया जाता है कि जनाब केपी की ब्यूरोक्रेसी में भी करप्शन थी। जाहिर है पब्लिक मनी साइफन ऑफ ब्यूरोक्रेसी बगैर तो हो नहीं सकता। वो हैंड इन ग्लव होते हैं करप्शन में, या डिपार्टमेंट में कोई ना कोई होता है। उस बंदे के अरेस्ट होने के बाद जो हेड क्लर्क था कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट का, वाइड स्प्रेड सस्पेंशन शुरू होती हैं पूरे इलाके में। 10 अफसर खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिनकी रैंक 11वें स्केल से लेकर 18वें स्केल तक है, वो सस्पेंड होते हैं। 7 मुलाजमीन कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के सस्पेंड होते हैं और 2 स्टाफ मेंबर अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में सस्पेंड होते हैं। अब ये सस्पेंशंस थोड़ी हैं, पूछें क्यों? इतने बड़े लेवल का स्कैम हो रहा था तो इन डिपार्टमेंट्स के हेड्स, अकाउंटेंट जनरल खुद, क्या इनको नहीं पता था? जब ये बुक्स पढ़ते थे इनको नहीं समझ आ रही थी क्या हो रहा है? सरकार से आप 100 रुपये लें तो सरकार के रिकॉर्ड में आता है कि 100 रुपये लिए गए हैं किसी चीज़ के लिए। मिसाल के तौर पे जी सरकार ने पेमेंट की कि सारे 18वें स्केल के अफसरों को हमने आईफोन लेके देने हैं, तो उसकी पेमेंट की जाती है। अब नया आईफोन लगभग 4,80,000 5 लाख रुपए का है। अगर हर एक आईफोन की पर्ची 10 लाख की लिखी जाए तो 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा कहाँ गया? 100 आईफोन ले लिए जाए तो ये 5 करोड़ रुपये बनता है। तो ये 5 करोड़ रुपया साइफन ऑफ हो गया। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ।
मुख्तलिफ चीज़ों की प्रोक्योरमेंट के अंदर, तो पूरी सरकार मुलव्वस होगी। जो आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है जिसमें अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं, डिस्क्रेपेंसी बेसिकली उन्होंने पकड़ी, क्योंकि सरकारी फंडिंग के बिल उनके पास आते हैं। जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन बैठी हुई है, पीटीआई, JUIF, इनके लोग बैठे हुए हैं। तो केपी में जो अपोजिशन में लोग बैठे हुए थे उन्होंने निकाला कि जनाब ये यहाँ पे डिस्क्रेपेंसी है फंड्स की, और ये 40 अरब का स्कैंडल मंजरे आम पे आया। ठीक है, अब ये वो चीज़ है जो मुझे और आपको कंसर्न करती है कि हमारा पैसा जाता कहाँ है। ठीक है, जब बिला वजह ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं वो भी गलत है, लेकिन ये भी तो बहुत बड़ी खर्च है कि एक इलाका कोहिस्तान KPK का, वहाँ पे 40 अरब हो रहा है। हम पूरे पाकिस्तान में अगर हर डिस्ट्रिक्ट उठाएं ना, हर डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो KP हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, तो खरबों रुपया इस तरह साइफन ऑफ होता है। कितना? खरबों। अब क्योंकि पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट और सरकार की नज़रें PTI के ऊपर हैं, तो ज़्यादा स्क्रूटनी KPK में हो रही है। लेकिन चोरी जहाँ भी हो गलत है, चाहे वो PTI करे, ये बात हमें समझनी चाहिए। लेकिन इस बात से हमें स्केल भी समझ आता है, ये यूनिक वन ऑफ केस नहीं है। सरकार इसको बताएगी कि यूनिक केस है। नहीं भाई, ये यार डिस्ट्रिक्ट की कहानी है। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ज़रा आगे पीछे नज़र दौड़ाएं कि कितना फ़ंड रिलीज़ होता है पब्लिक वर्क्स के लिए। हर डिपार्टमेंट में कितना फ़ंड होता है, हमें तो पता ही नहीं होता। आपको पता ही नहीं होता आपके मुतलका डिस्ट्रिक्ट में जो मुख्तलिफ इदारे बैठे हुए हैं उनको फ़ंड्स क्या अलॉट हुए हुए हैं। बाज़ार हमें लगता है कि जी 2-3 अरब रुपया दिया जाता है MNA और MPA को जो इलाके पे खर्च करना होता है। नहीं भाई, हर एक डिपार्टमेंट के बाद ऐसे पैसे होते हैं जो उन्होंने खर्च करने होते हैं। बहुत पुलिस ऑफिसर्स ऐसे भी रहे जिनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन रहा, मेरे ड्रग बडीज़ रहे, उनके साथ मैंने हेरोइन पी, उनके साथ मैंने मेथ पी। वही थाना जो कब्जे को डील कर रहा है, रेप को डील कर रहा है, मर्डर को डील कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को डील कर रहा है, रिलीजियस ऑफेंस को डील कर रहा है, वही थाना और वही स्ट्रक्चर जो है वो आपका नारकोटिक्स को भी डील करता है। तो ड्रग्स खरीदना ऑनलाइन काफी दरिया को कूजे में कैसे बंद करूं? बस यही कहूँगी कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, लेकिन उससे बाहर भी आना है। कौन सा वाला सच बोलना? हाँ कुछ ज़्यादा ही सच ना निकला है, बाद में सेंसर करने पड़े। अब इन्वेस्टिगेशन का स्कोप बढ़ा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्टाफ को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है, क्योंकि लेयर्स होती हैं ना यार। अब नेशनल बैंक में सरकार का अकाउंट होगा या खैबर के सरकारी बैंक में, वहाँ से जब चेक्स इशू हो रहे होते हैं, पेमेंटें की जा रही होती है, तो बैंक्स के इंटरनल मैकेनिज्म्स होते हैं कि यार ये जो पेमेंट हो रही है हमें डूबियस लग रही है। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। डिप्टी कमिश्नर जिसकी ज़ेरे निगरानी ये पेमेंट्स हो रही होती हैं, जिसके सारे ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं, जिसके पास सारी दरखास्तें आ रही होती हैं, उसको भी सस्पिशियस नहीं लगा। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स वालों को भी सस्पिशियस नहीं लगा। चेन समझ रहे हैं आप? ये करप्शन जो होती है वो ऐसे नहीं होती कि सारों को चकमा दे के आपने पैसे लूट लिए। सब इन्वॉल्व होते हैं, हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई बंदा इन्वॉल्व होता है। अब ये दफ्तर है हमारा ईऑन, इसकी मिसाल लेते हैं। तारिक मुनीर साहब हमारे बॉस हैं, ठीक है। हमने ये स्विचर ख़रीदा है लगभग 2,60,70,000 रुपये का। इसके साथ 10-15,000 रुपये की आप समझे HD की केबलें आई हैं, तो 2,80,000 रुपये लगभग खर्च किए। सलमान अकेला नहीं गया था ये लेने, हालांकि सलमान की ईमानदारी पे हमें डाउट नहीं है, लेकिन 2 बंदे गए थे। सलमान गया था और हमारे अब्दुर्रहमान भाई गए थे, ठीक है। इन्होंने जाके मार्केट सर्वे की, अच्छा यार ये चीज़ इतने की है, ये इतने की, ये इतने की है। फिर ये वापस आए, इन्होंने मुझे बताया कि यार ये चीज़ इतने की है, इसकी ये फ़ीचर है, ये चीज़ इतने की, इसकी ये फ़ीचर है। फिर हमने ऑनलाइन चेक किया, सलमान ने ऑनलाइन चेक किया कि यार अच्छा इसके इक्विवेलेंट प्रोडक्ट ऑनलाइन कितने का मिल रहा है, क्या जहाँ हम मार्केट से ले रहे हैं वो सस्ता है या ऑनलाइन सस्ता है। मार्केट वाला सस्ता निकला, ओके। हम फिर गए तारिक साहब के पास, मैं और सलमान, यानी कि लेयर्स बन गई ना। सलमान ने फील्ड रिसर्च की, मुझे बताया, मैंने कहा अच्छा ठीक है ये वाली चीज़ लॉक करते हैं जो 2,60,000 वाली है। हम वो तारिक साहब के पास सिफारिश लेके गए, तारिक साहब को हमने सारा ब्रीफ किया, तारिक साहब ने उस पर 24 घंटे सोच के नेक्स्ट डे फैसला किया।
कंपनी अकाउंट से चेक दिया, वो पैसे कैश हो गए, मौके पे लेने चले गए। अब मौके के ऊपर पता चला कि हमें कुछ पार्ट एक्स्ट्रा चाहिए, हमने पहले स्पेकुलेट नहीं किया हुआ था। तो ये नहीं हुआ कि सलमान ने फ़ोन किया तो यहाँ से पेटी कैश रिलीज़ हो गया, ये पूरा प्रोसेस रिपीट हुआ। अब हमारा इतना सा दफ्तर है, उसके अंदर हम इतने केयरफुली पैसा स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पैसा है ना, तो हमें उसकी हलाल होने का सर्टिफिकेट है, ये हलाल का पैसा है, उसको फूंक फूंक के खर्च करते हैं। सलमान उसको केयरफुली स्पेंड करता है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, इस स्टूडियो के अंदर 2 AC लगे हुए हैं 4-4 टन वाले स्टैंडिंग, ठीक है। ये बच्चे इतने कॉन्शियस हैं कि ये जैसे ही शूट ख़त्म होती है टक बंद कर देते हैं, यानी कि अभी इन्होंने कार्ड नहीं निकाले होते बॉक्स से, ये AC पहले बंद कर देते हैं। यार कंपनी के पैसे लगते हैं, मेहनत से हम कमाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक स्टोरीज बनाते हैं, खबरें करते हैं, लाइव करते हैं, क्या क्या होता है। तो आप देखें सरकार का एटीट्यूड कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 40 अरब रुपया 5 साल पे साइफन ऑफ हुआ है, तकरीबन 6 अरब रुपया साल का बनता है। कितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं? तकरीबन 50 इंडिविजुअल्स ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुके हैं और तकरीबन 100 एक और लोगों की क्वेश्चनिंग होनी है। अब आते हैं पॉलिटिकल एलिगेशंस की तरफ, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि ये सारा नाच नच रहा हो और सियासतदानों को पता ही ना हो। अगर लेकिन 2 सिचुएशन है, अगर तो सियासतदानों को पता नहीं था तो नाअहल हैं वो कि उनके नीचे हो क्या रहा है, ठीक है, और अगर उनको पता था तो मुलव्विस थे। अभी तक कोई हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल फिगर का नाम नहीं लिया गया, लेकिन KP असेंबली के अंदर अहमद करीम कुंडी जो अपोजिशन के MP हैं, उन्होंने डायरेक्टली फाइनेंस एडवाइज़र मुजम्मिल असलम की इन्वॉल्वमेंट का कह दिया या नेग्लिजेंस का, यानी उन्होंने कहा या तो फाइनेंशियल एडवाइज़र मुजम्मिल असलम इन्वॉल्व है या नेग्लिजेंट है। लीडर ऑफ द अपोजिशन डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा है कि प्रोविंस का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि चीफ मिनिस्टर वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। बाकी द न्यूज़ की ये खबर है कि नैब जो है वो एक सीनियर ऑफिशियल ऑफ द KP के गवर्नमेंट और प्रोमिनेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर को ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि उनके अकाउंट में से 2 लार्ज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिनका कोई अता पता समझ बूझ नहीं है। और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नैब दावा करता है कि इस्तेमाल हुई हैं। एक प्रॉपर्टी PTI के सीनियर लीडर के हज़ार रीजन में ख़रीदी है और दूसरी प्रॉपर्टी उन्होंने ख़रीदी है सदन KPK में, अभी नाम उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की, ठीक है। मसलन के इतनी ट्रेल मिल जाती है। मेरा यहाँ पे एक मासूमाना सवाल है नैब से, आप 2019 से लेकर आज तक सोए हुए थे? मतलब साल का 6 अरब चोरी हो रहा है रफली, आपको नहीं पता चला? ये अभी क्यों पता चला है? लेकिन इससे चोरी या चोरी करने वाला बरी जुबान नहीं होता। वो तो ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट सिर्फ तब एक्शन में आते हैं जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी होती है, लेकिन सदाकत होती है तो फड़ देने को गल विच होंदी है तो फड़ देने ना, इंज नहीं होंदा। 1.59 बिलियन कैश USD और गोल्ड में मिला है रेड्स के दौरान, ठीक है, और 10 बिलियन के फंड सिक्योर किए गए थे 50 बैंक अकाउंट सीज करके। यहाँ पे बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ जो एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर KP के हैं, उन्होंने बार बार एम्फसाइज किया कि करप्शन की एलिगेशन रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन इन्वेस्टिगेट की जाएगी, तोड़ पहुँचाई जाएगी, ठीक है। अभी हमने आपको ये स्टोरी दी है एज ए केस स्टडी, ये ऑन गोइंग स्टोरी है। अमूमन हम फाइनेंशियल क्राइम स्टोरीज करते हैं जब वो रिलेटिव कंक्लूजन को पहुँच गई होती है। हमने क्यों दी है? क्योंकि ये अकेले कोहिस्तान में नहीं हो रहा मेरे भाई, हर सूबे में हो रहा है। अभी लाहौर शहर में कितने प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं? मरीम साहिबा ने 1.5-2 साल में प्रोजेक्ट्स दर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए। क्या सरकार TV पे आके किसी चैनल पे बैठ के बताना चाहेगी कि उन प्रोजेक्ट्स पे कितने पैसे लगे या कितने पैसे प्लेज हुए हैं, वो पैसे आए कहाँ से? क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री पब्लिक करना चाहेगी? क्या वो बताना चाहेगी किस कंपनी को ठेके मिले हैं, किस रेट पे ठेके मिले हैं? पूरी दुनिया में ये चीज़ें पब्लिक होती हैं। पाकिस्तान में हम ये चीज़ें लेने जाएं, आपके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसीज पड़ जाती हैं। ये तो प्रॉब्लम है। तो ये 40 अरब के फिगर से मैं इतना नहीं घबराया था, मैं ज़्यादा घबराया था कि ये कोहिस्तान में हो रहा है, एक रिलेटिवली पसमानदा इलाका जहाँ के बजट्स थोड़े होते हैं। मैं सिर्फ सोच सकता हूँ कि ये लाहौर शहर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में क्या हो रहा है जहाँ पे बजट इतने बड़े होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा बड़ी मछलियाँ बैठी होती हैं। तो ये 2025 में जो $1 बिलियन की भीख IMF हमें दे रहा है, नाक की लकीरें निकलवा रहा है, ठीक है ना,
तो ये अगर हम 1 साल की करप्शन ही बचा लें तो कई बिलियन डॉलर बनते हैं यार। इस चैनल पे हम बेशुमार स्टोरीज कर चुके हैं फाइनेंशियल क्राइम की, जिससे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है कि पैसों का हुजम क्या है, वॉल्यूम क्या है पैसों की। ठीक है, कब तक हम इस वाइट कॉलर क्राइम को ईजी लेंगे? इसको हम क्राइम समझते ही नहीं है। हमारे नज़दीक क्राइम होता है मर्डर, ये क्राइम है। चोरी क्राइम नहीं है, टैक्स ना देना क्राइम नहीं है, करप्शन कर लेना क्राइम नहीं है। मसलन मेरी रफ एस्टिमेशन है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में ना लगभग 150 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा। उस इतने से इलाके के फंड खाने में 150 इंडिविजुअल होएगा डायरेक्टली, फिर उनकी फैमिली ऑब्वियसली अलग है। तो ये 40 अरब रुपया 150 लोगों में तकसीम होगा। ज़ाहिर इसमें हिस्से कुछ के बड़े हुए, कुछ के छोटे हुए। किसी को 5 लाख मिला होगा, किसी को 10 मिला होगा, किसी को करोड़ मिला होगा, किसी को 2 करोड़ मिला होगा। लाहौर शहर में कहावत मशहूर है कि अगर आपने AC लगना है ना किसी इलाके का, पैसे देने पड़ते हैं। अब आप 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया मुख्तलिफ इलाके के रेट होते हैं, ये पैसे दे के आते हैं, तो आप क्या करेंगे? करेंगे क्या? होते भी अगर 6 महीने साल है तो चेंज हो जाते हैं, पैसे कमाते हैं। और हम लोग बगैरतों की तरह उस AC के सामने पेश हो जाते हैं, उसको मज़ीद रिश्वत देते हैं कि मेरा काम करा दे। तो बगैरती ऑल द वे। सरकारी अफसर भी करप्ट, उसके ऊपर सियासतदान भी करप्ट। वो पैसे खाते हैं पब्लिक फंड के। जो लोग उनसे काम कराने आते हैं नजायज़। आप किसी भी MP MNA से पूछ लें कि यार नंबर 1 काम तुम्हें क्या आता है? लोग क्या होता है ना कि इलाके में क्या काम करते हैं, ये साडा बंदा पुलिस ने फड़ लिया चोरी करते, किसी दी मझ, किसी दी भैंस, किसी दी गाय, उन तो बचा लो। साढ़े लैंड कब्जे के चक्कर में 2 बंदे साढ़े लोग कत्ल हो गए, साढ़ा बंदा तो कटवा लो। और हमारे MP MNA जाके ये करवाते हैं, क्यों? कहते हैं इन्होंने हमें वोट देना है। यानी कि MP MNA को भी कोई शर्म नहीं है। ये कोई कानून है, कोई दीन है, उन बंदों को भी कोई शर्म नहीं है जो ये कह रहे होते हैं। तो फिर आपकी सियासत के अंदर क्रिमिनल्स ऊपर आते हैं। आपके जो सियासतदान के नीचे पॉलिटिकल विंग्स होते हैं, उनमें क्रिमिनल्स होते हैं जिन्हें काम करने होते हैं। बस मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं 33 साल इस दुनिया में हो गया। मैंने ज़िंदगी में अपने इलाके के MP और MNA से कोई काम नहीं करवाया, ज़ीरो। क्योंकि मेरा कोई ऐसा काम ही नहीं था जहाँ में मुझे MP MNA की सिफारिश की ज़रूरत हो। मैं तो फील करता हूँ कि पुलिस को मेरा काम करना चाहिए, मैं लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ। बस मैं आपको अपने थाने के 4 वकूए बता देता हूँ। 3 दफ़ा मैं थाने गया हूँ एप्लीकेशन देने के मेरा ID कार्ड गुम हो गया। पहली दफ़ा मैंने 1000 रुपया दिया था, मुझे नहीं पता था, बिल्कुल आपसे मैं को 19 साल का बर्गर बचा था। पिछली दफ़ा मैं फ्री करवा के आया हूँ क्योंकि मुझे पता था मेरे राइट्स क्या हैं। ये इन्होंने एप्लीकेशन देनी ही देनी है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। धड़ल्ले से मंदिर गया मैं, जनाब ये एप्लीकेशन लिखे करेगा, हाँ ठीक है, इधर जमा कराएं, ओके थैंक यू, 5 मिनट से मैं लेके आ गया। और चौथी दफ़ा जब मैं थाने गया था, वो एक दोस्त के साथ गया था। उसका एक पर्सनल मैटर था जहाँ पे एप्लीकेशनें थाने में चली गई थी। वहाँ पे भी क्योंकि मुझे मेरे हक पता थे, मेरे राइट्स पता थे, मैं बात ढंग से लिखी कर सकता था, तो वहाँ भी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था वो तभी से पेश आया था। लेकिन कितने लोगों को अपने राइट्स का पता है पाकिस्तान में? बहुत कम लोगों का पता है। हम अपने दफ्तर का सर्वे करते हैं, हम उनसे पूछते हैं यार अगर पुलिस की फ़ोन आया कि जनाब थाने में पेश हों तो जाना है कि नहीं? जाना पड़ेगा सर, पुलिस वाले ने फ़ोन किया है। क्यों जाना पड़ेगा? आप पे कोई FIR कटी है, आपको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, क्या वजह है? और क्या थाने आपको वकील के बगैर जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अपना वकील साथ लेके जाना चाहिए ताकि आप थानेदार के मातहत ना हो। अगर ट्रैफिक वार्डन आपको सड़क पे रोके और वो आपका चालान काटे, ठीक है, उसके क्या कानून होते हैं, कैसे आपने चालान पे करना है, लोगों को पता नहीं होता। हर कोई क्विक रास्ते के चक्कर में होता है कि चाहे थानेदार को 1000 रुपया दे देंगे, ट्रैफिक वाले को 500 रुपया दे देंगे, चालान उसका बेशक कम का हो रहा हो। तो ये प्रॉब्लम है। तो 2025 में भी हमारे मसले वही हैं। इमरान खान साहब ने कहा था करप्शन सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, ठीक है। उनकी जमात के ज़ेरे सदारत ये सब कुछ हो रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था ना कि मैं इमरान खान से जितना प्यार करता हूँ शहबाज गिल नहीं कर सकता, ठीक है। मसलन PTI कुछ अकाउंट से ये चलाना शुरू कर दिया है कि ये जो करप्शन है ये तो केयर टेकर दौर में हुई थी। जी, रोटी में उसी चोची कहने हैं। केयर टेकर दौर में 40 अरब चोरी हुआ हो तो आपकी जो इलेक्टेड हुकूमत है 24 की, वो छोड़ती है?
वो तोल के रख देती वहाँ पे। ये 19 से लेके 25 तक हुआ है। नहीं, नैब की फाइल पढ़ते नहीं है, पूछते ही नहीं है ना, यानी स्पिन डॉक्टर बने खेल रहे होते हैं। तो शहबाज गिल साहब इस पर अवेयरनेस रेज करें। टेक द पीटीआई केपी की गवर्नमेंट टू टास्क। भाई ये हो क्या रहा है, तमाशा बना हुआ है। देखिए ना, पीटीआई गवर्नमेंट 13 से 18 केपी में थी, 18 से 24 केपी में थी, अब 24 ऑनवर्ड केपी में है। ये तीसरा टेन्योर है। ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई। दिस डज नॉट एब्जॉल्व बाकी सूबे। मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ। मैं तो आपको खुद कह रहा हूँ कि सर इससे ज़्यादा बड़ी करप्शन लाहौर में हो रही है। ठीक है, अब डिफ़िकल्टी क्या है हमारे लिए, हमारे एंड पे लोग कहते हैं आप इस पर क्यों नहीं बात करते। हमें बात करनी होती है सरकारी रिपोर्ट्स पे, ऑन फैक्ट्स। नैब यहाँ पे मूव करेगी तो बनाएंगे ना। मेरे पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि मैं जाके हर डिपार्टमेंट की चेकिंग करूँ। चलो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमने एक स्टोरी की थी एक डिपार्टमेंट के ऊपर, उसके मुकदमे में आज ही भुगत रहा हूँ। हमने स्टोरी नहीं डिलीट की, लगा के रखी, ठीक है। लेकिन उस एक स्टोरी के पीछे जिसकी कुल आमदनी 25,000 रुपये थी वीडियो के व्यूज़ की शक्ल में, और तकरीबन आप समझे 1.5 महीने की मेहनत थी, लगभग 6,000 डॉक्यूमेंट्स उसमें इस्तेमाल हुए थे। ठीक, तकरीबन 2.5 लाख रुपया कोर्टों की फीस में मैं खर्च कर चुका हूँ। इसलिए हम कहते हैं कि अपने इदारों को पुश करें इन द राइट डायरेक्शन। सवाल करें थानेदार से ये क्राइम क्यों हो रही है। हमारे लाहौर शहर के इलाके ग्रीन टाउन में ना मोटरसाइकिलें बहुत चोरी हो जाती हैं। वहाँ पे लोगों ने इसको अस्यूम कर लिया कि ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं। वो सर नहीं, 2 किस्म की पुलिसिंग होती है। एक होती है प्रिवेंटिव और एक होती है पोस्ट क्राइम के बाद। प्रिवेंटिवली आप पुलिस को तुनने के ये हो क्या रहा है, हमारी मोटरसाइकिलें क्यों दिन दिहाड़े उठाई जा रही, कौन से गैंग्स यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। हकीकी आज़ादी जो है ना, वो तब आएगी जब मैं और आप CRPC CPC पढ़ेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे। हमें पता होगा हमारे हकूक़ क्या है, थाने में कैसे जाना है, क्या बात करनी है। ईऑन पे ऊपर हम एक शो शुरू करने लगे हैं जहाँ पे हम 2 वकील हैं। फनला वो हमारे ही वकील हैं, वो बेचारे हमारे ही मुकदमे लड़ते हैं। वो मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, ठीक है। और वो हमारे साथ अभी से नहीं, बहुत पुराने हैं, ठीक है। तो यही कहते हैं किस लांझे तुसी चले गए हो, ठीक है। रोज़ थोड़े तक कोई ना कोई नया मुकदमा होता है, मगर यार ऐसी करना है, तुसी इन्हों लेके चलो। उनके साथ बैठ के हम शो बनाएंगे जहाँ पे हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे आपके हकूक़ के बारे में, डिफरेंट सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं। FIA का नोटिस आ जाए, नैब का आ जाए, थाने से कॉल आ जाए, किसी डिपार्टमेंट बुला लें आपको, आपके ऊपर क्या कहते हैं कोई पॉलिटिशियन का प्रेशर आ जाए, व्हाट आर योर राइट्स, आप कर क्या सकते हैं, ठीक है। दुआ कीजिए कि हमारी हुकूमत के दिलों में रहम आए, वो हमारे पैसे चोरी करना बंद कर दे। दुआ कीजिए कि जो चोरी शुदा पैसा है वो रिकवर हो जाए ताकि वो अवामुन नास पे लग सके। अपने अजीज़ और रिश्तेदार जो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ठेकेदार की शक्ल में या अफसरों की शक्ल में, उनको शर्म दिलाएं। हर किसी के घर में कोई ना कोई अजीज़ सरकारी ठेकेदार या सरकारी मुलाजम चोरी कर रहा है, होता है, सबको पता है। शर्म दिलवाएं। ये मेरा और आपका और हमारे बच्चों का पैसा है। आज अगर लाहौर शहर में किसी की औलाद इलाज ना होने की वजह से फौत होती है तो रोज़े मैशर सरकार को माफ़ नहीं किया जाएगा कि तुम जो ये हराम का पैसा अपने पेट में डाल रहे थे, ये उस बच्चे का हक था। मैं आखिरी बात करूंगा, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं चाहता कि छोटा कंसाइज में आ जाए, लेकिन दिल रोता है इन बातों पे। लेडी विलिंगटन एक हॉस्पिटल है लाहौर शहर में। मैं इनकरेज करूंगा लाहौर शहर के जितने लोग हैं ना, ये सुनते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 जितने भी हैं, आप जाएं वहाँ। वो बच्चे पैदा करने का हॉस्पिटल है। वहाँ पे 3 औरतें जो 9 महीने प्रेग्नेंट, अबाउट टू गिव डिलीवरी, एक बेड पे होती हैं। आपने से किसी में जिसकी बीवी हो, बहन हो, कज़न हो, जिससे रिसेंटली बच्चा दिया हो, तो आपको पता है कि 9 महीने प्रेग्नेंट औरत किस कंडीशन में होती है। पैर सूजे, हाथ सूजे, बिल्कुल आप स्वेल हुए होते हो, हर चीज़ आपको तकलीफ होती है, पेन हो रही होती है। अब आप सोचे एक बेड पे वो 3 औरतें हों। लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में एक फ्लोर पे वार्ड है और दूसरे फ्लोर पे ऑपरेशन थिएटर डिलीवरी रूम है, और बीच में लिफ्ट नहीं थी जी, सीढ़ियों से लोग ऊपर नीचे जाते थे। कसूर से, ननकाने से, शेखुपुरा से लोग आते हैं वहाँ पे। मैंने खुद देखा हुआ है कि ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चा और माँ फौत हो गई, बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है, क्योंकि एम्बुलेंस में
वापस ले जाने के पैसे नहीं, कसूर से आए हुए लोग थे। तो वहीं पे एक लेडी वेलिंगटन का आप समझें चैरिटेबल फंड बना हुआ है, जहाँ पे 5-6 बच्चे बच्चियाँ होते हैं जो पूरे लॉर्डशायर से पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं उसके लिए, मगर प्राइवेट लोग दे रहे होते हैं। तो उन्होंने 500 रुपये दिए तो वो एम्बुलेंस उनको लेके गई। तो अब आप सोचें कि जिस मुल्क में ये कंडीशन है वहाँ पे 40 अरब रुपया चोरी हुआ है। वो भाई एक दफ़ा एक सवाल पूछा था मैंने इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब से, प्राइवेटली पूछा था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि जनाब अगर कोई सरकारी ओहदे की पेशकश हुए तो करना चाहिए मुल्क की खातिर, ये वो ब्ला ब्ला। उन्होंने कहा पागल तो नहीं, किस दलदल में अपने आप को डाल रहे हो, किस दलदल में डाल रहे हो। आप कहेंगे मैं आपको हर हुकूमत का एक दलदल तो ज़ुबानी बता सकता हूँ। मॉडल टाउन के अंदर जो नून लीग ने किया था, जहाँ पे मैसेकर हुआ था, बंदे मार दिए थे, उसका जवाब कौन देगा? मुशर्रफ साहब ने जो लाल मस्जिद में छोटे बच्चे कत्ल कर दिए थे, उनका जवाब कौन देगा? पीपल्स पार्टी ने जब बेनज़ीर साहिबा को कत्ल कर दिया गया था, उस वक्त जो तोड़फोड़ की थी, उसका जवाब कौन देगा? जो पीपल्स पार्टी ने कराची को एक बैटल ग्राउंड बनाया हुआ है, उसका जवाब कौन देगा? ठीक है, पीटीआई की गवर्नमेंट के दौर में जो मोहसिन दावड़ उसके साथियों पे चेक पोस्ट पे फायर खोले थे, उसका जवाब कौन देगा? इसी तरह इस 40 अरब का जवाब कौन देगा? मुझे सर चाहिए, सर चाहिए किसी का। ये 40 अरब रुपया, आप सोचें 1 लाख रुपया कमाने जाएं तो फट के हाथ में आ जाती है, तो ये 40 अरब का गबन हुआ है। हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।